जो हम अभी तक जो पढ़ते आते थे वो उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स थे, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो ना फिर आपके ये इलेक्ट्रोलाइट से या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिएक्ट नहीं करते, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लेकिन अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यानी कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। उससे पहले जो है ना, मुझे आपको याद होगा कल मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। वो आपके सिलेबस में 2-3 और लिखी हुई हैं जो आ सकती है, तो वो मैं करवा देता हूँ, उसके साथ एक रिविजन भी हो जाएगी और टॉपिक भी हमारा हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं लेड ब्रोमाइड की। यहाँ पे हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ऑब्जर्वेशन भी बता दूंगा। मुझे बता सकते हैं इसमें आयंस कौन कौन से हैं लेड ब्रोमाइड में? को बता सकते हैं लेड ब्रोमाइड में आयंस कौन कौन से? डाइल्यूट है, एक्वस है, क्या मोल्टन है? मोल्टन है, मोल्टन, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको ये लिखा हुआ है। एक तो Pb2+ होता है मेरे ख्याल से, क्या मुझे याद हाँ जी, ठीक है, Pb2+ और Br-, ठीक है। Pb2+ कैट आयन है, ये कौन से वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, वहां पे जाके डिस्चार्ज होकर क्या बनेगा? Pb आयन डिस्चार्ज होके उस पे चार्ज क्या हो जाएगा? हाँ, Pb पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया बेसिकली? Pb किसे कहते हैं? न्यूट्रल हो गया ना, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या लिखोगे कि ये चीज बनी? लेड बना, ठीक है। तो अब वो पूछता है ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एट कैथोड यानी आपको नजर क्या आया? तो मुझे बताओ लेड का कलर क्या होता है, सबको बताना चाहिए। लेड का कलर रोज यूज करते हैं, ग्रे। लेड पेंसिल हम यूज करते हैं, उसका ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर होता है। तो आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन एट कैथोड होगी के ग्रे सॉलिड एट कैथोड, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, ग्रे सॉलिड एट कैथोड, ठीक है। ठीक है। ब्रोमीन कहां पे जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे? एनोड पे जाएगा, वहां जाके डिस्चार्ज होकर क्या बन जाएगा? ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ये हमारे सिलेबस में है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो आप लिखोगे रेडिश ब्राउन लिक्विड एट एनोड, ठीक है। रेडिश ब्राउन एट एनोड, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई। ऑब्जर्वेशन होती है जो आप देख रहे हो आंखों से, ठीक है। यहां तक हो गई इसकी ऑब्जर्वेशन, एक रिवीजन भी हो गई। आगे आता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और आपका था तीसरा कौन सा था? कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड था, ठीक है। पहले जो आएगा हम वो कर लेते हैं। पहले आया डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, ये नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। आयंस कौन से हैं जल्दी जरा बताना। Na+ कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि सॉल्यूशन है, और क्या कहते हैं क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन पॉजिटिव और लास्ट वाला OH नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ पॉजिटिव में से कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा? पहले कल एक रूल बताया था, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन रूल यही है कि कॉपर या सिल्वर ना हो तो हाइड्रोजन ही हमेशा डिस्चार्ज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज होकर क्या बन जाएगा? H2 क्या चीज होती है?
डायटोमिक तो H2 होता है गैस को हम मतलब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? गैस। हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि हमने देखा क्या अपनी आंखों से? बबल्स। बबल्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई बबल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर कौन सा वाला एनायन डिस्चार्ज होगा? क्लोरीन। क्लोरीन होगा, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो OH के अलावा जो भी एनायन होगा वो डिस्चार्ज होगा, और जब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता तो OH हमेशा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन हो गया डिस्चार्ज। तो आप क्लोरीन डिस्चार्ज हो क्या बन जाएगा? क्लोराइड। नहीं, क्लोराइड तो इसको कहते हैं, क्लोरीन के आयन को क्लोराइड कहते हैं। Cl2 बन जाएगा। Cl2 क्या होता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होती है। ऑब्जर्वेशन क्या आ गई हमारे पास? ग्रीनिश येलो लिक्विड। नहीं, अभी तो गैस बोला है, क्लोरीन गैस। ग्रीनिश येलो बबल्स ऑफ गैस। बबल्स, अगर आप बबल्स भी लिख देते हो तब भी ठीक हो जाएगा, बबल्स भी ठीक होगा, लेकिन एक परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि ग्रीनिश येलो बबल्स। ठीक है, यानी कि जो एरिया था वो जो एनोड के आसपास वाला वो ग्रीनिश येलो हो गया और बबल्स बने, ये एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, लेकिन बबल्स भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी गैस होगी ना तब आपने ऑब्जर्वेशन में बबल्स लिखना है। कलर्स आप लिख दोगे तो यानी अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पे। मार्किंग स्कीम में कलर्स भी लिखा होता है, स्लैश करके बबल्स भी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ गया? डाइल्यूट, हाँ ये रहा। ठीक है, इसमें आयंस बताना मुझे कौन कौन से हैं? H प्लस SO4 2 माइनस और क्या कहते हैं OH। हमारा पॉजिटिव आयन एक ही है तो वो कौन, वही डिस्चार्ज होगा कि कोई और होगा? वही होगा। ठीक है, तो क्या बन गया? H2। तो हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? बबल्स। अच्छा, मैंने अभी बताया कि कलर लिख दोगे तो एक परफेक्ट आंसर हो जाता है, तो हम अगर ये लिख देंगे ना, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, तो ये एक अच्छा आंसर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इज कलरलेस। ठीक है, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि डाइल्यूट है तो हमारे पास कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड में जो मैंने कल बताया था कि जब हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है तो हम प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं? H2O पर ऑक्सीजन। हाँ, लेकिन हम प्रोडक्ट क्या बताते हैं? फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा जो हम एग्जाम में? ऑक्सीजन इज अ गैस, तो क्या बनेगा? हम क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। ऑक्सीजन इज आल्सो कलरलेस, तो आप ये सेम चीज दोबारा लिख दोगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना बस। क्या लेना है? जल्दी कर, जल्दी। वापस ना दोबारा नहीं। अच्छा, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, ये तो इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई दोनों की। ठीक है, और रिवीजन भी हो गई। अब लास्ट हमारे पास था कॉपर सल्फेट का, वो हमने कल कर लिया था ना। कॉपर सल्फेट की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, तो ये मैं अपडेट भी कर दूंगा। नोट्स में मैंने ऑब्जर्वेशन ही लिखी थी, अपडेट कर दूंगा। ये कॉपर सल्फेट की लिखी हुई ऑब्जर्वेशन कल हमने की भी है। ठीक है, ये आवाज आ रही है ना मेरी? अब आगे शुरू करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है क्योंकि इलेक्ट्रोड बना हुआ है कॉपर का। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस वैसे नहीं होगी जैसे एक सादे कॉपर सल्फेट की होती है जो हमने कल की थी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमने ये बेसिकली हम करते हैं कि हम ना ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये हम कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है आपके पास एक प्योर कॉपर होना चाहिए जो ऑलरेडी प्योर हो, उसको आपने बनाना है कैथोड।
प्योर कॉपर को क्या बनाना है? कैथोड। ये रूल्स याद करते जाओ। प्योर कॉपर कैथोड होगा, इम्प्योर कॉपर यानी कॉपर है, इसके साथ थोड़ा सा सिल्वर भी मिक्स हुआ हुआ है, थोड़ा सा कुछ और प्लेटिनम भी मिक्स हुआ हुआ है, तो ये इम्प्योर है, नॉट प्योर कॉपर। इसको हमने प्योर करना है, यानी हमने इम्प्योरिटीज को नीचे गिरा देना है, इम्प्योरिटीज को नीचे गिरा देना है और प्योर कॉपर को बाहर लाना है। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हम ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो मुझे आप कोई बता सकते हैं प्योर कॉपर को हमने क्या बनाना है? प्योर कॉपर को, हेलो, कैथोड। प्योर कॉपर को कैथोड बनाना है, इम्प्योर कॉपर को क्या बनाना है? एनोड। एनोड। ये दो चीजें याद कर लेनी। तीसरी चीज क्या याद करनी है? तीसरी चीज याद करनी है ये कि जिस मेटल को आप प्योरीफाई कर रहे हो, इस वक्त हम कौन से मेटल को कर रहे हैं? कॉपर को कर रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये वाली जगह, ये जो सोल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है जिसपे, वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना वो इसी मेटल की सॉल्ट होगी, विच इज इन दिस केस कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर की सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड भी हो सकता था या कोई भी कॉपर की सॉल्ट हो सकती थी, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में सल्फेट ही है। ठीक है, रूल क्या बताया मैंने कि जिस मेटल को आप प्योरीफाई कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, रिपीट कर दो तीन रूल्स। पहला रूल, प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पे होना चाहिए, प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर। अच्छा, जब आप डायग्राम बनाते हो ना, सब आपसे डायग्राम पूछ लेते, तो आपने प्योर कॉपर को लाइक इस तरह से रिप्रेजेंट करना है जैसे गोल से रिप्रेजेंट हुआ है, या इसको सीधा करके रिप्रेजेंट करना है इस तरह। ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि ये प्योर है। ठीक है, या और जब आपने इम्प्योर को इंडिकेट करना है तो आपने ये इस तरह करके बना देना इम्प्योर, या आपने इस तरह ट्रायंगल बना देना है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये इम्प्योर है। वैसे ही डायग्राम से जैसे लगता है कि गंदा सा बना तो इम्प्योर होगा, प्यारा बना तो प्योर होगा। ठीक है, डायग्राम में बात फॉलो की है मेरी? अच्छा, कैथोड जो है प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर एट एनोड, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उस मेटल की सॉल्ट होगी, एक्वस सॉल्ट। ठीक है, एक्वस सॉल्ट नॉट सॉल्ट। ठीक है, उसी मेटल की एक्वस सॉल्ट होगी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आयंस कौन से हैं इसके अंदर, आयंस कौन से हैं? एक्वस कॉपर सल्फेट है। आयंस, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन, कॉपर का ऊपर चार्ज क्या होता है? 2+, और कौन सा हाइड्रोक्साइड बताया, और लास्ट वाला कौन सा है? SO4 2-। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पहले कैथोड को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कैथोड जो है ना, कैथोड का रूल सेम रहेगा, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल सेम है, तो मुझे बताओ कि कैथोड पे क्या डिस्चार्ज होगा? सेम रूल है, क्या डिस्चार्ज होगा? कॉपर। कॉपर, कॉपर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हमने रूल कल डिस्कस की थी ये टिप कि जब तक कॉपर या सिल्वर में से नहीं है हमेशा हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर कॉपर या सिल्वर में से कोई आ जाता है तो फिर वो डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, कॉपर और सिल्वर इकट्ठे दोनों कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि एक्वस है ना, एक्वस में हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि वो एक्वस वो डाइल्यूट है? ये एक डाइल्यूट है सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और आपका रूल कल वाला डिस्कस हो गया कि अगर कॉपर सिनेरियो में आ जाता है या सिल्वर आ जाता है तो वो डिस्चार्ज होगा, अगर ये दोनों सिनेरियो में नहीं है तो हमेशा हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो मैंने कल ये भी बताया था कि सिल्वर तो ना के बराबर आता है, कॉपर यूजुअली आ जाता है कभी कभी। अच्छा, ये तो हो गया सेम, पढ़ लेते हैं यहाँ से। सिंस देयर इज कॉपर प्रेजेंट इट विल बी डिस्चार्ज एट द कैथोड एज डिस्कस्ड अर्ली। हाफ आयन इक्वेशन बनाई, Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन की। कल मैंने रूल बताया था कि जो जब भी आप पॉजिटिव आयन का लिख रहे होते हो तो हमेशा जो ये E है ये एरो से पहले आता है, और जब आप फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव यानी फॉर एन आयन, ये जो E है ये हमेशा एरो के बाद आता है। ठीक है,
ये इंडिकेट करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये इंडिकेट करता है कि आफ्टर द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन अपना अलग हो गया, अपनी जगह चला गया। एरो का मतलब होता है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एन आयन पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है। एन आयन पे क्या होगा, वैसे किसी को पता है या कुछ भी नहीं पता? एनोड पे क्या होगा, सॉरी। तो बता सकते हैं एनोड पे क्या होगा या किसी को नहीं पता? कोई जो इम्प्योरिटीज है वो गिर जाएंगे सोल्यूशन। नहीं, थोड़ा डिटेल में, यानी एग्जैक्टली क्या होगा, नहीं पता। चलो फिर हम करते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, एनोड पे बेसिकली ये होगा कि सबसे पहले सिंस कॉपर इज नॉट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस, यानी कि कॉपर जो था वो इनर्ट नहीं था। मैंने पहले बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट ना हो तो वो थोड़ा सा पंगा करता है बीच में, ठीक है। अब ये इनर्ट नहीं है तो ये एक रिएक्शन प्लेस करेगा। रिएक्शन क्या है ये मैंने लिखा हुआ, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। कॉपर विल बिकम अ कॉपर आयन, यानी कॉपर यानी कि एनोड। कॉपर आपका एनोड से आया क्योंकि योर एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर इन दिस केस, ठीक है। और उसने फॉर्म कर लिया आयन, वो बन गया कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, यानी कॉपर एनोड dissolves the anode dissolves to form Cu2+ ion in the aqueous solution, ठीक है। एनोड जो था वो डिसॉल्व हो गया Cu2+ आयन बनाने के लिए। एनोड बना था कॉपर से, कॉपर जो है वो डिसॉल्व हो गया, रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करके उसने बना लिया आयन, ठीक है। बिकॉज जब भी रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो आयन बनता है। ये बात समझ आइए, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ ले। सवाल किसी का है कोई? यार एक बार रिपीट कर सकते हो? कर दो, रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, कैथोड पर सेम रिएक्शन जो पहले प्लेस किया था, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा एनोड पर, ठीक है। एनोड पर ये होगा कि कॉपर जो है वो एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट किसके साथ करेगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कौन से नेगेटिव आयंस थे? नेगेटिव आयंस मुझे जल्दी बताना। हाइड्रोक्साइड और SO4 2-। हाइड्रोक्साइड और SO4 2-, ठीक है। ये गए आपके एनोड के पास, चले गए। अच्छा, अगर ये सादा इलेक्ट्रोड होता तो इसमें से डिस्चार्ज कौन सा होता? अगर एक वो होता इनर्ट इलेक्ट्रोड तो डिस्चार्ज क्या होता? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्साइड क्यों डिस्चार्ज हुआ? क्योंकि वो ये रिएक्टिव की सीरीज में नीचे है, तो रिएक्टिव ज्यादा कौन सा हो इस केस में? ये सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। अब सल्फेट क्या करेगा, ये इधर चला गया इसके पास, अब ये रिएक्टिव है तो ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर के साथ सल्फेट रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। रिएक्ट जब करता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जब कॉपर होता है इस पे आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसने अपना शेल पूरा करना होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर देता है ताकि इसका शेल पूरा हो और स्टेबल हो जाए। अब ये हमने आयनिक इक्वेशन लिखी है डायरेक्ट, यानी ये जो पूरा प्रोसीजर था ये समझने का कि सल्फेट जाएगा और वो रिएक्ट करेगा, उसकी इक्वेशन बनाना, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमने सारा कुछ स्किप कर दिया और डायरेक्ट हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली कि कॉपर जो है वो डायरेक्ट हमने याद कर लिया कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और कॉपर आयन बन जाएगा, ठीक है। ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है ये इसकी रीजनिंग है, लेकिन ये रीजनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने डायरेक्ट उस पर पहुंचना कि ये होगा, क्यों होगा ये याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लेकिन समझा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि एनोड डिसॉल्व कर गया और कॉपर 2 आयंस बन गए, ठीक है। कोई चीज डिस्चार्ज नहीं, ना OH डिस्चार्ज हुआ है ना सल्फेट का आयन डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। सिर्फ एनोड पे ये रिएक्शन हुआ है कि कॉपर डिसॉल्व कर गया और कॉपर 2 आयंस बन गए, ठीक है। आप समझ आइए कि अभी भी कुछ सवाल है यार? ये जो कॉपर एनोड है ये डिसॉल्व किया ना? हाँ, कॉपर एनोड, क्योंकि कॉपर का बना हुआ है ना, तो ये डिसॉल्व कर गया, ठीक है। और रिएक्शन जो टेक प्लेस हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये
ये रिएक्शन टेक प्लेस। मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि इसकी रीजनिंग में घुसने की जरूरत नहीं, मैंने फिर भी समझा दी है। डायरेक्ट ये याद रखो कि कॉपर जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा, रिएक्शन का जो आयनिक इक्वेशन है वही है। कॉपर डिस्चार्ज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर आयन बन जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वो रिएक्ट करता है, हर चीज रिएक्ट करती है अपने आउटर शेल को पूरा करने के लिए। तो कॉपर ने भी अपना आउटर शेल पूरा करना था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अपना आउटर शेल पूरा किया और आयन बन गया। ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हुआ था अभी हमने किया, जल्दी जरा बताना। डिस्चार्ज क्या हुआ था कैथोड पे? कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हुआ था? हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन नहीं हुआ था। एक्वस कॉपर सल्फेट है, यानी इधर हाइड्रोजन और कॉपर है, तो डिस्चार्ज क्या होगा? कॉपर होगा। कॉपर का कल हमने कलर डिस्कस किया था, क्या था? पिंक। पिंक। तो हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? पिंक सॉलिड। पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, पिंक सॉलिड यानी कि कॉपर, पिंक सॉलिड यानी कि कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, हो गई बात। नीचे चलते हैं। अच्छा, जब सॉलिड डिपॉजिट होगा तो कैथोड मैस में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैथोड मैस में इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी जगह पे एनोड डिसॉल्व हो गया, तो एनोड के मैस को क्या होगा? डिक्रीज कर देगा। तो एनोड डिक्रीजेस इन मास एज इट गेट डिसॉल्व। ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं हम लोग। पिंक सॉलिड कैथोड, इसकी 3 मार्क की ऑब्जर्वेशन आ जाती है, 2 या 3 नंबर की इस वाले सवाल की। इसमें पहली ऑब्जर्वेशन पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन कैथोड इंक्रीजेस इन मास। तीसरी ऑब्जर्वेशन एनोड डिक्रीजेस इन मास क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, और चौथी ऑब्जर्वेशन जो है वो कोई बता सकता है क्या होगा? मैं आपको कल वाली चीज से एक बात याद दिलाता हूँ। कल हमने ये पढ़ा था कि जो हमने ये ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमने ये डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की हमने ना की थी इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने इसमें एक ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी कि जो कॉपर का कलर है, क्योंकि कॉपर तो हो गया डिस्चार्ज, कॉपर हो गया डिस्चार्ज, तो कॉपर ने जो सोल्यूशन को कलर दिया हुआ था ब्लू रंग का, वो ब्लू कलर हो गया ग्रेजुअली फेड, क्योंकि कॉपर ने कलर दिया हुआ था, कॉपर वहां से चला गया, कलर अपना साथ ले गया, कलर हो गया फेड। ठीक है, लेकिन इस केस में मुझे बताओ क्या हो रहा है? इस केस में कॉपर जा तो रहा है लेकिन कॉपर को कहीं से आ भी रहा है, तो इस केस में क्या होगा? जा सकता है कोई? कैथोड पे कॉपर तो चला गया अपना कलर लेके, लेकिन एक और चीज भी हुई रिएक्शन में जो डिफरेंट थी पिछले वाले से। पता है कि नहीं पता, या मैं बताऊं? कलर विल रिमेन सेम। हाँ, बात तो ठीक है, ये बात है। एक मिनट, चैट में और मैसेज है। ठीक है, कलर विल रिमेन सेम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, होगा ये कॉपर कैथोड पर गया, चला गया, ठीक है, तो अपना कलर साथ लेगा, लेकिन एनोड से कॉपर वापस भी तो आया है। यहाँ पे एनोड से कॉपर वापस भी आया है, तो जो नेट जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी कॉपर 2+ आयन की, वो ओवरऑल द रिएक्शन सेम रहेगी। एक जगह से कॉपर जा रहा है, एक जगह से आ रहा है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ब्लू कलर जो होगा वो सेम रहेगा। ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। The color and concentration of copper 2 sulfate, color और concentration of copper 2 sulfate solution remain unchanged। ठीक है, कॉपर एक जगह से जा रहा है, एक जगह से आ रहा है, तो ओवरऑल कलर भी सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगी, कलर ब्लू होता है। ठीक है, अच्छा, रीजन जो थी वो ये नीचे लिखी हुई है, अभी मैंने बताई है। द Cu2+ ion discharged at the cathode mainly comes from the copper anode that gets dissolved। यानी जो कॉपर एनोड डिसॉल्व होकर Cu2+ आयन बना रहा है, वही Cu2+ आयन जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, तो यानी नेट लॉस कोई भी नहीं हो रहा। देयर इज नो नेट लॉस ऑफ Cu2+ आयन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल इसका कलर और कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ये बात समझ आइए? पूरे इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लो, पूरे सिनेरियो में से ही देख लो, कोई सवाल है तो पूछो। ये बड़ा मेन टॉपिक है, इस पे सवाल आ जाता होता है और मुश्किल आता है। कोई सवाल है तो मुझे बताओ। ये जो सोल्यूशन में पहले भी तो कॉपर था ना? कौन से सोल्यूशन में? ये जो एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। हाँ, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसमें क्या हुआ है? तो पहले भी कॉपर था, और हाँ, ये जो रोडवे हुआ से, हाँ हाँ, एनोड से यहाँ से भी कॉपर गिर रहा है। ठीक है, आ गया। तो ये दोनों जाके कैथोड पे जाके रिएक्ट करेंगे। यार देखो, मैं तो बताता हूँ,
ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो Cu2+ के 3 आयन है, Cu2+, Cu2+ और Cu2+। इनमें से एक चला गया कैथोड पर, डिस्चार्ज होके कॉपर बन गया। ठीक है, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? बचे कितने? 2। तो जैसे ये एक डिस्चार्ज हुआ है, यहाँ से एक और आ गया एनोड से, एनोड ने अपना एक कॉपर डिसॉल्व कर दिया, एक और आ गया। ठीक है, वापस 3 हो गए। ठीक है, फिर गया ये दूसरा वाला, ये डिस्चार्ज हुआ जाके, जैसे ये डिस्चार्ज हुआ एनोड ने एक और दे दिया कि ये लो। ठीक है, एक मिनट, एनोड ने दे दिया एक और। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो ओवरऑल कॉपर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी। ये बात समझ आइए? तो कलर भी सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगी। हमारी चौथी ऑब्जर्वेशन है। 4 नंबर का सवाल नहीं आता, 3 तक का आ जाता है। ठीक है, तो आपने जब 3 नंबर का सवाल आएगा, आपने एक बार ये लिखनी है ऑब्जर्वेशन, एक ये लिखनी है और एक ये लिखनी है। यानी ये जो कैथोड इंक्रीज इन मास और ये पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ये दोनों तकरीबन सेम बातें हैं, तो सेम बातें नहीं लिखनी, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। ओके, बेहतर ये होता है कि चारों लिखो अगर आपको श्योरिटी है कि मेरी आंसर ठीक है। आप कोई सवाल किसी का पूरे सिनेरियो में तो पूछे। सबको क्लियर है तो थम्स अप भेज दो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये बेसिकली क्या हो गई, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो गई। इसमें ये हुआ कि जो ये एनोड है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो एनोड है ये बना हुआ है कॉपर का, साथ इसके मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये कॉपर है। ठीक है, साथ इसके थोड़ा सा सिल्वर भी है, थोड़ा सा प्लेटिनम भी है। ठीक है, होगा ये कि ये पूरा एनोड है ये डिसॉल्व कर जाएगा, ये कर गया डिसॉल्व। ठीक है, पूरा एनोड डिसॉल्व कर गया, लेकिन इस एनोड में से सिर्फ कॉपर जाएगा और कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। बाकी बचा ये प्लेटिनम और सिल्वर, ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज की तरह पड़े रह जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात की कि नहीं? ये होगी प्योरिफिकेशन, यानी जो उसमें सिल्वर और प्लेटिनम था वो नीचे गिर गया, और जो कॉपर हमें चाहिए था वो जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो गया, तो कॉपर प्योरीफाई हो गया। वो दोनों चीजें जो हमने निकालनी थी वो निकल गई उसमें से। ये बात समझ आई? बात समझ आई है? अच्छा, अब रूल्स यही थे कि प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर एनोड। ठीक है, सॉल्ट जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी मेटल की सॉल्ट होगी, उसी मेटल की यानी कॉपर की सॉल्ट होगी इस केस में। अब पढ़ते हैं आगे। एनी मेटल कैन बी प्योरिफाइड बाय दिस मेथड फॉलोइंग दीज कंडीशन। Impure metal is always the anode, pure metal is always the cathode, or an aqueous solution of the salt of that metal is used as the electrolyte. ये रूल्स फॉलो करके किसी भी मेटल को आप प्योरीफाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर ही है, और कोई किसी चीज की प्योरिफिकेशन नहीं। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि ये आप प्योरिफिकेशन कर रहे हो, उसने क्या किया होता है, उसने प्योर कॉपर को एनोड बनाया होता है, इम्प्योर को कैथोड बनाया होता है। वो कहता है कि ये बच्चा जो है ये इसको प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, इसका प्योरीफाई हो नहीं रहा, क्या मसला है? तो उसमें एमसीक्यू में ऑप्शन होती है कि रिवर्स द पोलैरिटी, यानी उसको पॉजिटिव पे ले जाओ, उसको नेगेटिव पे ले जाओ। ये उसका आंसर होगा, अक्सर वो पूछ लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्योर इज द एनोड, प्योर मेटल इज द कैथोड, और aqueous solution of the salt of that metal is used as the electrolyte। ठीक है, ये होगी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉपर सल्फेट है। ठीक हो गई बात? आगे चले? क्लियर है तो मुझे जरा बताओ। ठीक है, एक मिनट देख लूं कितना बच्चा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ तक बात, कोई सवाल है तो पूछ लो यार, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना मुश्किल था तुम लोगों को सारा पहली दफा में समझ आ गया। कोई सवाल नहीं है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन याद करनी होती है। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ अ मेटल ऑन अनदर सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। डेफिनेशन क्या हो गई? प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, यानी एक किसी मेटल की एक लेयर ऑफ अ मेटल ऑन अनदर सब्सटेंस, किसी और चीज पर, यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अच्छा, अब आगे चलें। रीजन क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की रीजन क्यों आई, ये सवाल आ जाता होता है। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली चीज होगी, जैसे किसी चीज को आप वो पढ़ते हो कि आईफोन जो है वो गोल्ड प्लेटेड था, ये चीज ये वाली प्लेटेड थी, इसको आज जो आईफोन आ रहा है वो टाइटेनियम प्लेटेड है, ठीक है। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब पहली रीजन, इंप्रूव द अपीयरेंस, किसी चीज को आप सिल्वर से प्लेट करते हो, किसी चीज को आप गोल्ड से प्लेट करते हो, क्यों करते हो? ताकि उसकी अपीयरेंस बढ़ जाए, ठीक है, पहली रीजन। दूसरी रीजन है टू मेक इट रेजिस्टेंट टू कोरोडिंग, किसी चीज को आप जो है वो जिंक से प्लेट कर देते हो, जिंक की इतनी वो खूबसूरती तो नहीं होती, लेकिन उसका रीजन ये हो जाता है कि जिंक जो होता है वो आपके मेटल को जंग लगने से बचा देता है, यानी कि उसको कोरोड होने से, कोरोजन से वो उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दो रीजन है। रीजन समझ आ गया आपको? टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, to improve the appearance of the object and to make it resistant to corrosion, ठीक है, ये दो रीजन हो गई। Definition, process of depositing a layer of metal on another substance using electrolysis. Reason, to improve the appearance and to make it resistant to corrosion. ये दोनों चीजें आपने याद करनी है, ये इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात तो नहीं है। अब है कैसे होती है, हाउ इट इज डन। तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे किया, ठीक है, बहुत आसान है, रट्टा है, सिर्फ याद करना है कि क्या चीज कहाँ पे होएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना। हाउ इट इज डन। ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, यानी जिस ऑब्जेक्ट को प्लेट करना है आपने, जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है आपने, उसको बनाना है कैथोड, ठीक है। इस केस में वो जो ऑब्जेक्ट है वो चम्मच है, चम्मच को हमने प्लेट करना है, चम्मच को हमने बनाना है कैथोड, ठीक है, चम्मच को बनाना है कैथोड। और प्लेटिंग मेटल, यानी जो मेटल हमने प्लेट करना है, एक है कि ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने गोल्ड से प्लेट करना है उसको हमने बनाना है कैथोड, और जो गोल्ड होएगा बेसिकली, जिस जो प्लेट हमने करना है दूसरे ऑब्जेक्ट पे गोल्ड, उसको हमने बनाना है एनोड। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटिंग मेटल, यानी द मेटल दैट इज टू बी प्लेटेड ऑन अदर ऑब्जेक्ट इज मेड द एनोड, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसको प्लेट करना है उसको कैथोड, जिस जिस जो मेटल हमने उसके ऊपर चढ़ाना है उसको एनोड बनाना। तीसरी चीज वही सेम बात है, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द प्लेटिंग मेटल, यानी जो मेटल एनोड में हमने यूज किया है, इस केस में हमने किया कॉपर, इस केस में कॉपर यूज किया, तो जो हमारी सॉल्ट होगी, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो कॉपर सल्फेट ही होना जरूरी है, कॉपर सल्फेट या कॉपर की कोई भी सॉल्ट, ठीक है। बात ही फॉलो की मेरी। जिस मेटल को आप प्लेट कर रहे हो, अगर आप गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हो, तो इसमें जो सॉल्ट होगी वो गोल्ड की सॉल्ट होगी, वो गोल्ड सल्फेट हो सकता है, गोल्ड क्लोराइड हो सकता है, गोल्ड की कोई भी सॉल्ट हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द प्लेटिंग मेटल। प्लेटिंग मेटल हम उसको कहते हैं जिसको हमने दूसरे ऑब्जेक्ट पे चढ़ाना है, ठीक है। लास्ट बात ये है, द नेट रिजल्ट, ये जो नेट रिजल्ट होता है here, या इट शुड बी, एक मिनट, इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, या इट शुड बी इनर्ट सो इट डज नॉट रिएक्ट। इलेक्ट्रोड तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, यही तो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड जो है उसका इनर्ट होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोड ये हमारी चीजें हैं, ये इस केस में ये चम्मच कैथोड है, दिस इज द कैथोड, ये लिखा भी हुआ है, आयरन स्पून इज द कैथोड। अब आयरन तो वो होता है, रिएक्टिव होता है, आयरन किसने कहा है वो होता है। और यहाँ पर हमारा कॉपर इज दी एनोड, कॉपर भी रिएक्टिव होता है, पीछे पड़ा है, ठीक है, ये एनोड है।
इसका कॉन्सेप्ट आप समझे बेसिकली कि हमने चीजों को कैथोड और एनोड बना दिया। अब इलेक्ट्रोड्स नहीं हम यूज कर रहे, उन चीजों को पकड़ के हमने कैथोड बना दिया, एक को एनोड बना दिया। ठीक है, कैथोड कौन सी चीज होगी? वो चीज जिसके ऊपर हमने, इस केस में एग्जांपल ले लो गोल्ड की, हमने एक चीज पे चढ़ानी गोल्ड की प्लेटिंग। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल किस पे चढ़ानी है, हमने एक रिंग है, उस पे हमने चढ़ानी है गोल्ड। ठीक है, तो वो रिंग जो है, रिंग कैथोड बन जाएगी। रिंग को हमने बनाना है कैथोड, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज मींस कैथोड। गोल्ड यानी जो मेटल, गोल्ड इज अ मेटल, उसको हमने प्लेट करना है रिंग पे। तो जिस मेटल को हमने प्लेट करना है उसको हमने बनाना है एनोड। ठीक है, वो बन जाएगी एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा सॉल्ट ऑफ अ प्लेटिंग मेटल। इस केस में हमारा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें हमारा प्लेटिंग मेटल कौन सा, कोई बता सकते हैं? प्लेटिंग मेटल कौन सा है? प्लेटिंग मेटल इस केस में, गोल्ड वाले केस में गोल्ड प्लेटिंग मेटल हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने प्लेट करना है। तो सॉल्ट जो हैगी वो गोल्ड की होगी, गोल्ड सल्फेट हो सकता है, गोल्ड क्लोराइड हो सकता है, गोल्ड नाइट्रेट हो सकता है, कोई भी गोल्ड की सॉल्ट। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेट रिजल्ट। अब नेट रिजल्ट का मतलब ये है कि इसमें जितने मर्जी रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हो, जितने मर्जी भी रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नेट रिजल्ट यानी कि पूरा प्रोसेस जब हो गया, सब कुछ, ये रिएक्शन हो गया, वो रिएक्शन हो गया, इसके साथ ये रिएक्ट किया, ये सारा कुछ जो हुआ ये हमने नहीं पढ़ना। हमने पढ़ना है कि आखिर में क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ। ओ लेवल तक सिर्फ यही है कि एंड पे क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि नेट रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द प्लेटिंग मेटल फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। यानी गोल्ड को हमने बनाया था एनोड, गोल्ड को हमने बनाया था एनोड, और रिंग को हमने बनाया था कैथोड। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? यानी इस प्रोसेस में शायद बहुत ज्यादा रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हो, लेकिन फाइनल रिएक्शन ये होगा कि गोल्ड जो है वो रिंग के ऊपर प्लेट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल रिएक्शन, एंड पे होगा ये, पीछे जो मर्जी हो हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। गोल्ड हो गया रिंग पे प्लेट। ठीक है, बात समझ आ गई? थम्स अप भेज दो समझ आ गई। ठीक है, काफी सिमिलर था पिछले वाले से जो हमने पढ़ा है, वही चीज कि वो जो बेसिकली उस वक्त भी हम यही कर रहे थे। हमने प्योर कॉपर को प्लेट करना था, इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकालना था और उसको प्योर कॉपर पे प्लेट करना था। तो हमने यही किया था कि प्योर कॉपर को कैथोड बना दिया, इम्प्योर को एनोड बना दिया। नेट रिजल्ट ये हुआ कि एनोड में से कॉपर निकल के कैथोड पे प्लेट हो गया। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट नीचे भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी नाम डिफरेंट है। उस वो प्योरिफिकेशन थी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट। वही बात है, अभी इस केस को चलते हैं, देखते हैं कि ये जो पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को देखें। पिक्चर में आयरन स्पून है और आयरन स्पून को हमने प्लेट करना है कॉपर से, कॉपर से हमने उसको प्लेट करना है। आयरन स्पून को हमने बनाया कैथोड, कॉपर को हमने बनाया एनोड। सॉल्ट हमने यूज की कॉपर सल्फेट, बिकॉज अभी डिस्कस किया कि जिस प्लेटिंग मेटल होता है उसकी सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। ठीक है, अब पहला है कि कॉपर एनोड, वही बात है कि जो हमने पहले किया है कि कॉपर एनोड डिसॉल्व हो जाएगा टू फॉर्म Cu2+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर, ये आता नहीं है सवाल, सवाल से ज्यादा यही आता है कि किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट किसको बनाना है, और नेट रिजल्ट क्या होगा, ये सवाल आता है यूजुअली। ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया है ये सिर्फ कॉपर सल्फेट की हद तक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया। कॉपर डिसॉल्व हुआ, कॉपर से कॉपर आयन बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आखिर में जाने कॉपर ने कैथोड पर, और कैथोड पर जाके डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज होने के लिए जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वापस, ठीक है, और बन जाएगा कॉपर। ऑब्जर्वेशन ये होगी कि पिंक मेटल डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड आयरन स्पून था, उस पे पिंक मेटल डिपॉजिट हुआ, यानी कि आयरन स्पून इज प्लेटेड विद अ लेयर ऑफ कॉपर। ठीक है, ये बात समझ आइए? आ गई समझ? ठीक है, दोबारा कर ले। कोई किसी का कोई सवाल या कोई भी नहीं है यार? कुछ तो सवाल होगा, मतलब इतना भी आसान नहीं था।
ये तो खैर आसान था वो। ओहो, ये तो आसान था, वो ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ अच्छा, एक मिनट। पीपल, 10 मिनट की क्लास रहेगी और आखिरी टॉपिक रह गया, फिर हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन कॉल मैसेज। ठीक है, सवाल किसी का कोई नहीं है, सारे थम्स अप भेज दो अगर कोई सवाल नहीं और क्लियर हो गया। ठीक है, 2 थम्स अप आए। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये करने के बाद हमारा जो सिलेबस है इलेक्ट्रोलिसिस का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप सबने करना है कि आप लोगों ने खोलना है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस खोलने के बाद आप लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। सारे पॉइंट्स पढ़ के मुझे बताना है कि सर आपने सारा सिलेबस करवा दिया है या सर आपने ये पॉइंट नहीं करवाया। ठीक है, आप लोगों ने सब लोगों ने सिलेबस खोलना है, सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक दफा मेरी रिकॉर्डिंग को बेशक तेज तेज करके देखना और बताना कि सर आपने ये सारे करवा दिए, या बताना कि सर आपने ये वाला पॉइंट नहीं करवाया, ये करवा दें। ठीक है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा मैंने पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर करा दिया। ये आखिरी टॉपिक हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्टेट, यानी लिखा हुआ है स्टेट दैट, और आगे ये वाली लाइन लिखी हुई है। स्टेट का मतलब होता है स्टेट, यानी सिर्फ लिख देना तुमने। उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन या कुछ भी इस तरह का, उसने कहा स्टेट करना है सिर्फ, और आपके सिलेबस में कुछ नहीं लिखा। स्टेट का मतलब है कि अगर आपके सवाल आता है तो कि सवाल यही आएगा कि स्टेट करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल करता क्या है, करता क्या है, ये लिखा हुआ है। हाइड्रोजन यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मैं रफली लिख रहा हूँ तो नंबर्स बना जाना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैंने बिजली बनाई है, और साथ में बाय प्रोडक्ट, यानी हर चीज का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट है आपका वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट वाटर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन टेक प्लेस होता है और बनती है बिजली। ठीक है, ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर एज दी ओनली केमिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है या वेस्ट प्रोडक्ट कह लो जिसकी जरूरत नहीं होती उस रिएक्शन में, वो वाटर होता है। ठीक है, और जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये मैं समझा तो सकता नहीं, याद ही करने हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं एक दफा साथ मिलके। ठीक है, 3 एडवांटेजेस है, 3 डिसएडवांटेजेस। इसमें सवाल मतलब इतना रेयर भी नहीं है लेकिन इतना कॉमन भी नहीं है, मैंने देखा हुआ है 4-5 दफा सवाल आते हुए कि हाइड्रोजन फ्यूल का यूज बताओ ओवर, यानी कि एज कंपेयर टू आप जो क्या यूज करते हो, पेट्रोलियम यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हो, डीजल की स्पेलिंग DICS, पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हो, इसके मुकाबले में हाइड्रोजन फ्यूल के फायदे बताओ, ये सवाल आता है। ठीक है, तो फायदे पढ़ लेते हैं। डू नॉट कॉज पोल्यूशन एज ओनली वाटर इज प्रोड्यूस्ड। जो हमारा वो होता है पेट्रोलियम होता है, उसकी जब कंबशन होती है ना, उसकी जब कंबशन होती है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अगर इनकम्प्लीट हो, इफ द कंबशन इज इनकम्प्लीट, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बोथ ऑफ देम आर पोल्यूटेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर हार्मफुल। ठीक है, ये होता है आपका कंबशन, जब आप
पेट्रोल वगैरह यूज करो। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो सिर्फ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है, तो वाटर जो है वो पोल्यूटेड नहीं है, तो एक एडवांटेज हो गया कि इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी एडवांटेजेस, हाइड्रोजन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि बाकी जैसे फ्यूल है या आपका कोल है, पेट्रोल है, आपका डीजल है, ये सारे जो है रिन्यूएबल है। एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बस आप कंबस्ट कर लेते हो और उसका धुआं और जो एनर्जी होती है वो यूज हो जाती है और वो रिटर्न नहीं होता, यानी कि फिनाइट अमाउंट में अवेलेबल है और खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को आप तब तक बना सकते हो जब तक पानी इस दुनिया में है। ठीक है। हाइड्रोजन पानी से बन सकता है, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बन सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके बन सकता है। बड़े डिफरेंट तरीके हैं हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के। तो इसका मतलब ये होगा हाइड्रोजन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एंड ऑफ टाइम तक ये कभी भी खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग, इट इज इनफिनाइट। बस ये एक मसला है कि इसको हासिल करना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन है रिन्यूएबल। वो आगे डिसएडवांटेजेस में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरी, हाइड्रोजन इज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट रिलीजेस मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग कंपेयर टू मेनी अदर फ्यूल्स। अच्छा, उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो एक गाड़ी थी इलेक्ट्रिक, वो हाइड्रोजन से चल रही थी। ठीक है। तो वो जो थी गाड़ी, वो एक तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर रही थी और बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। यानी इसका अल्टीमेट रीजन क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो अपनी कंबस्शन पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल। ठीक है। बस मसला ये होता है हाइड्रोजन को यूज करने का कि अगर हाइड्रोजन इतना ही अच्छा है तो आप हर जगह क्यों नहीं यूज करते, वो डिसएडवांटेज में हम बात करते हैं। ठीक है। तीसरी एडवांटेज होगी कि हाइड्रोजन इज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी थोड़ी सी हाइड्रोजन लोगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी बना देगी, बजाय कि आप पूरा पूरा वो लीटर के पेट्रोल डालो, उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन उसके बराबर एनर्जी बना देगी। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन इज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। नो चीप सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, एक्सपेंसिव है, इट इज एक्सपेंसिव। नो चीप सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ ये इकलौती रीजन है कि आप हाइड्रोजन को इतना इजीली यूज नहीं कर सकते, इतना उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसको ऑब्टेन करना, उसको बेसिकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना, या उसको जो भी मैंने तरीके पीछे बताए थे सारे तरीके बड़े महंगे हैं, तो उसको ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कहते हैं नो चीप सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ये कि हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव। एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव, हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत तेज जो होती है ना, फ्लेम को कैच करती है। आपने वो उसमें भी पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन में, कि जब आप उसको आग के पास लेके जाते हो तो पॉप की आवाज आती है, यानी वो बकायदा पटाखा मारती है जब वो फायर को पकड़ती है। तो दूसरा एडवांटेज होगा कि एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव, तो इसको अगर आप इतना आम कर दोगे यूज करना तो एक्सप्लोजन के जो खतरे होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तीसरी डिसएडवांटेज आती है, हाइड्रोजन इज वेरी लाइट। हाइड्रोजन का जो वो है, क्या कहते हैं आपका, उससे क्या कहते हैं, मोलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस वो हाइड्रोजन का है 1। ठीक है। हाइड्रोजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस है 1। ठीक है। 1 हम लिखते हैं क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर मैस है। ठीक है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन इज वेरी लाइट गैस, बहुत कम जगह लेती है हाइड्रोजन गैस, मतलब कम नहीं, लाइट गैस है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो है थोड़ा सा भी उसका वॉल्यूम जो होगा वो बड़ी ज्यादा एरिया में आएगा। ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज वॉल्यूम्स, बड़ी हल्की लाइट सी गैस है और डेंसिटी जो है उसकी बहुत कम है। ठीक है। बड़े दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको थोड़ी सी अमाउंट में भी स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज वॉल्यूम चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा चाहिए, यानी बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे उसको स्टोर करने के लिए। इसलिए जो हाइड्रोजन वाली मैं आपको गाड़ी बता रहा था उसकी रेंज कम थी, उसकी रेंज कम थी। हमारी जो नॉर्मल गाड़ी होती है वो एक टंकी में 350 किलोमीटर कर जाती है, लेकिन वो वाली जो थी वो 200 से 250 कर रही थी, सिर्फ क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो ये इसके हो गए 3 डिसएडवांटेजेस और 3 एडवांटेजेस, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है ये आ गया। ठीक है। इसमें इससे ज्यादा के सिलेबस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। अच्छा, समझ आ गई यहाँ तक?
सबको समझ आ गई है? कोई माइक शाइक खोल लो यार, मैं तो बोर हो गया। अच्छा जी, 3 4 5 स्टूडेंट है। अच्छा, किसी का कोई सवाल? क्योंकि चैप्टर जो है ये हो गया खत्म। मैंने आपको वही बताया कि आपने भी सिलेबस खोलना है और आपने देखना है और मुझे बताना है कि मैंने क्या नहीं करवाया, ठीक है? वो मैं आपको कल 5 मिनट में करवा दूंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो पूरा कंफर्म कर लिया कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक करवा दिया, ठीक है? टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, जो सवाल कॉमन है वो बता दिए, ठीक है? और अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल जो है हम करेंगे इसके पास्ट पेपर के सवाल, ठीक है? पास्ट पेपर के करेंगे हम सवाल, उसमें एमसीक्यूज थोड़े से करेंगे, 1-2 थ्योरी के सवाल करेंगे और एक आधा प्रैक्टिकल का सवाल करेंगे। प्रैक्टिकल में भी इलेक्ट्रोलिसिस 2-3 दफा आया हुआ है, ठीक है? तो कल की जो क्लास होगी ना यार, वो इन तीनों क्लासेस से होगी मजे की, क्योंकि पास्ट पेपर करने में मजा आता है और जब आपका सवाल सही होता है तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि यार मेरा तो सवाल ठीक हुआ। तो कल वाली क्लास में ना सबने आना है। जो क्या कहते हैं, इन सबसे ज्यादा जो हमने 3 लेक्चर में पढ़ा है, सबसे ज्यादा जो आपको नॉलेज मिलेगी वो कल वाली क्लास में आएगी, क्योंकि पास्ट पेपर जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी है। जो आपके पास्ट पेपर होते हैं ना वो बहुत जरूरी है आपका प्रिपरेशन के लिए कैम्ब्रिज की। अगर आप सारा कुछ भी कर जाते हो लेकिन आप पास्ट पेपर्स नहीं करते ना, तो आप जाया हो, यानी आपका ग्रेड मुश्किल है कि आ जाए। सवाल जो होते हैं वो यूजुअली रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है? और बस आप नाम वगैरह चेंज होते हैं, सवाल का वो लिखने का अंदाज चेंज होता है, लेकिन सवाल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है? तो पास्ट पेपर जो है ना फोकस बहुत ज्यादा रखना है, इसलिए कल हम करेंगे पास्ट पेपर्स और कल इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है? एमसीक्यूज करेंगे, थ्योरी करेंगे और प्रैक्टिकल के भी इंशाल्लाह एक आधा सवाल करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी रिवीजन करानी है, ठीक है? मैंने वो लेक्चर जो हैं सारे अपलोड कर दिए। मैंने एक यूट्यूब पे किया था और एक आपको ड्राइव का लिंक भेजा था, तो उधर से देख लेना। और हाँ, तो बस एक दफा एक बस क्विक रिवीजन करके आना ताकि सवाल करने में हम इजीली सवाल कर सकें और आप लोग भी मेरी सवाल करने में मदद कर सकें, ठीक है? क्योंकि खुद तो मैंने कर ही लेने, मैंने तो कर भी दिए, अब मैं तो निकल गया आगे। सवाल करने आप लोगों ने, मैं तो कर चुका हूँ जितने करने थे, ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना क्लास हो गई है खत्म और हमारा चैप्टर भी हो गया खत्म। तो आप लोग लीव कर सकते हैं। मेरा ग्रेड क्या था? मेरा ग्रेड ए स्टार था यार। जाहिर सी बात है, ए स्टार था तो पढ़ा रहा हूँ ना, एम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो कोई सवाल है तो पूछ लो और वरना क्लास हो गई खत्म, आप लोग जा सकते हैं। लिखा तो हुआ है, हाँ लिखा तो मैंने हुआ है इतना बड़ा बड़ा करके। डिस्टिंक्शन सून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेट कर रहा हूँ यार। मुश्किल है लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है सर, हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लीव करते जाए अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, क्लास खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।